तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लेके आए हैं बोहर का परमाणु मॉडल। तो देखिए, बोहर से पहले जो वैज्ञानिक आए थे वो थे रदरफोर्ड, और इनका जो परमाणु मॉडल था इसमें परमाणु की व्याख्या ही ना हो सकी, यानी कि हम कहेंगे कि इनका परमाणु मॉडल परमाणु की व्याख्या ही नहीं समझा सका। दूसरी बात, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन संरचना होती है उसको भी नहीं समझा सका। तो अब आप ही सोचो कि जब समझा ही नहीं पाया, इसका मतलब क्या हो गया? फेल हो गया, या कहो कमियां रह गई होंगी कुछ। तो जो कमियां रह गई थी, इन्हीं कमियों को दूर करने का प्रयास जो किया था वो प्रोफेसर नील बोर ने किया था। और वो जो समय था जिसमें इन्होंने इनकी कमियों को दूर किया, वो समय था 1913 का। इसमें इन्होंने 3 संकल्पनाएं दे करके कमियों को क्या कर दिया? दूर कर दिया। और इसके लिए इनको 1922 में जो था नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था, या कहो सम्मानित किया गया था। लेकिन इनके बाद में इनके मॉडल में भी कुछ कमियां रह गई थी, जिसको जैसे कि हमारे वैज्ञानिक समरफेल्ड थे और टी ब्रोगली थे, इन्होंने भी इनकी कमियों को दूर किया। लेकिन इन्होंने जो 3 परिकल्पनाएं दी थी, इनका जो बेस था वो बेस था प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। तो प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर कमियों को दूर किया था। इसी के आधार पर 3 संकल्पनाएं दी थी। अब वो 3 संकल्पनाएं थी कौन कौन सी? पहली जो संकल्पना थी, इसमें इन्होंने बताया था कि जैसा कि बच्चा हम जानते हैं परमाणु होता है, परमाणु में क्या होता है? नाभिक होता है। भाई जैसा कि चित्र आप देख रहे हैं, यहां पर देखिए, परमाणु में नाभिक, और नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं? कक्षाएं होती हैं। और उन कक्षाओं में कौन? इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है, अर्थात हम कहेंगे कि घूमता है। तो क्या कहा कि किसी निश्चित कक्षा में अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि घूम रहा है, तो वो तभी घूम सकता है, यानी कि तभी रिवॉल्व कर सकता है, यदि उसके पास कोणीय संवेग जो हो वो क्या हो? NH/2π हो। कितना हो? उसके पास जो कोणीय संवेग होगा वो कितना होना चाहिए बच्चा? NH/2π। क्या कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में घूम रहा है तो वो तभी घूम सकता है जब उसके पास कोणीय संवेग कितना हो? NH/2π हो। ठीक है, या यूं कहो कि H/2π का पूर्ण गुणज हो। अब जाहिर सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि कक्षा में बच्चा क्या कर रहा है? घूम रहा है, तो उसके पथ की जो होगी कुछ न कुछ त्रिज्या होगी। हमने माना वह त्रिज्या क्या है? r है। और जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन का कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो m है। अब ये जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, दैट इज मीन्स घूम रहा है, तो घूमते समय इसका कुछ न कुछ क्या होगा? वेग होगा। तब जो कोणीय संवेग होगा वह कितना होगा? यानी कि m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन v वेग से r त्रिज्या की कक्षा में घूम रहा, तब इसका कोणीय संवेग कितना होगा? mvr बराबर NH/ कितना होगा? 2π होगा। अगर हम बात करें बच्चा यहाँ n की, तो n बराबर क्या है? 1 2 3 ठीक 4 डॉट डॉट डॉट, यानी कि n की वैल्यू, यानी कि हम कहेंगे किस कक्षा में रिवॉल्व कर रहा? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, जिसमें, तो n यहाँ क्या है? कक्षाओं की संख्या है। ठीक है, तो पहला नियम इन्होंने क्या दिया, या को पहली परिकल्पना क्या दी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में तभी घूम सकता है यदि उसके पास कोणीय संवेग कितना हो? NH/2π, या कहो H/2π का पूर्ण गुणज हो, अन्यथा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकता अगर उसका कोणीय संवेग इतना नहीं होगा। दूसरी बात इन्होंने बताई कि इलेक्ट्रॉन जिस निश्चित कक्षा में घूम रहा है, या कोई इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्व करते समय इलेक्ट्रॉन, यानी कि घूमते हुए किसी निश्चित कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन
ऊर्जा का उत्सर्जन कदापि नहीं करता। मतलब इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में या कहो किसी निश्चित कक्षा में घूम रहा है तो उस समय घूमते समय इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा कभी भी उत्सर्जित नहीं करता, लेकिन उसके पास एक अभिकेंद्र त्वरण होता है। यद्यपि उसके पास बच्चा क्या होता है, अभिकेंद्र त्वरण होता है। अब इस अभिकेंद्र त्वरण होने के कारण जो नाभिक का स्थायित्व है, हमने क्या कहा कि नाभिक का स्थायित्व बना रहता है। तो हम क्या कहेंगे कि निश्चित कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन कभी भी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, अपितु इसके पास अभिकेंद्र त्वरण होता है जिसके कारण नाभिक का स्थायित्व बना रहता है। अब ये तो हम जानते हैं, क्योंकि कैसे वो घूम रहा है, वृत्तीय पथ पर घूम रहा है। क्योंकि हम लोग कक्षा 11 से क्या जानते हैं कि यदि कोई कण एक समान चाल से एक वृत्तीय पथ पर गति करता है या चलता है तो केंद्र की तरफ या केंद्र की ओर एक बल विद्यमान होता है। इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं और इसमें क्या, इस बल में एक त्वरण विद्यमान रहता है, इस त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। तो डियर यहाँ इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो वृत्तीय कक्षा में क्या कर रहा है, परिभ्रमण कर रहा है, यानी कि घूम रहा है। तो जब घूम रहा है तो उसके पास अभिकेंद्र त्वरण होगा और इस अभिकेंद्र के त्वरण के कारण नाभिक का स्थायित्व यानी कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहेगी, लेकिन यहां पर ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होगा। फिर तीसरी बात इन्होंने बताई कि परमाणु में से किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को, जैसे कि आपने देखा होगा आपके घर में क्या होते हैं, बच्चे हैं, ठीक है। तो मान लिया 3-4 बच्चे हैं आपके घर में, तो अब 3-4 बच्चों में से किसी एक बच्चे को अक्सर कर वो पैसे मांगा करते हैं, आप 10, 5, 20 रुपए उनको दे दो, वो तुरंत उन पैसों को लेकर के कहाँ चले जाते हैं, दुकान पर चले जाते हैं और खा पी करके फिर थोड़ी देर में वापस आ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे कुछ यहां पर होता है कि परमाणु में अगर किसी इलेक्ट्रॉन को अब क्या करो, बाहर से कुछ ऊर्जा दे दो, क्या करो, कुछ ऊर्जा दे दो, तो परमाणु क्या होता है, तुरंत अपनी कक्षा को छोड़ करके उच्च कक्षा में चला जाता है। परमाणु अपनी कक्षा को छोड़कर उच्च कक्षा में, जैसे बच्चे को तुमने पैसा दिया वो अपना घर छोड़ के कहां चला गया, दुकान पर, और खा पी करके फिर वापस आ गया। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को जब बाहर से ऊर्जा मिलती है तो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ करके कहां चला जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर की या को उच्च कक्षा में चला जाता है। और जैसे बच्चा खा पी करके वापस आ गया तो ये उच्च ऊर्जा स्तर में लगभग 10⁻⁸ सेकंड, तो ये आप देख रहे हैं 10⁻⁸ सेकंड का जो डियर समय है ये क्या है, बहुत ही कम है। तो ये वहां पर लगभग या कहो क्षीण समय या कहो बहुत कम समय 10⁻⁸ सेकंड ठहरता है या कहो रुकता है और रुक करके फिर कहां आ जाता है, वापस चला आता है। और एक बात ध्यान रखना, जब ये उच्च ऊर्जा स्तर से वापस निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो इस समय ये ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अपनी कक्षा में घूमता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन नहीं करता है, जब कहां उच्च से निम्न कक्षा में गिरा आकर के तब ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। लेकिन किस रूप में करता है, तो ये वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। किस रूप में डियर करता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो क्या हुआ, हमने कहा उच्च से निम्न कक्षा में आ गया और इस समय वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन ये क्या करता है। अब ऐसा मान लो कि अगर हम मान लें कि इसको जो हमने एनर्जी दी थी, हमने कहा था जब परमाणु के किसी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा दी जाती है तो ऊर्जा दोगे कैसे, जैसे कि हम जानते हैं प्रकाश की बात करें तो प्रकाश कैसे बंडल और पैकेट के रूप में चलता है जिसे क्वांटा फोटॉन कहते हैं। और एक क्वांटा या फोटॉन के पास ऊर्जा कितनी होती है, hν होती है। तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन को जो हमने बाहर से एनर्जी दी थी वो कितनी थी, hν थी। कितनी डियर थी, hν थी। अब hν एनर्जी देने पर ये कहाँ पहुंचा, E2, और E2 से फिर कहाँ आ गया, E1 में। तो ये कितनी हो जाएगी, ये hν एनर्जी बराबर किसके होगी, E2 माइनस E1 के बराबर होगी। किसके डियर बराबर होगी, E2 माइनस E1 के। अब यहाँ पर H गुणे में है न्यू के, तो न्यू बराबर अगर हम निकालें तो ये बन जाएगा E2 माइनस E1 बटे न्यू, क्योंकि गुणे में था, इधर आया भैया तो काहे में हो गया, बटे में हो गया।
क्या हो गया, अब देखो नहीं तो यहां से आपने देखा कि E2 माइनस E1 बराबर कितना आया, एच न्यू। तो H काहे में है, गुणे में है, इधर आया डियर तो किस में हो जाएगा, H बटे में हो जाएगा। तो न्यू बराबर क्या यहां से प्राप्त हुआ, E2 माइनस E1 बटे क्या हुआ, H। H यहां पर क्या है, अगर H की बात करें तो H यहां पर प्लैंक नियतांक है। H यहां डियर क्या है, H यहां पर प्लैंक नियतांक है। अब आप देखिए हमने यही आपको समझा रखा है। अभी हमने क्या कहा था थोड़ी देर पहले कि समय वो कौन सा था, 1913 का, जिसमें प्रोफेसर नील बोर ने, हमने कहा था किस सिद्धांत पर व्याख्या की थी, तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत इन्होंने चूज किया था। ठीक है, और प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत क्या है कि प्रकाश कहाँ, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल और पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। प्रत्येक फोटॉन के पास जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, एच न्यू होती है। तो हमने कहा था किस सिद्धांत पर, क्वांटम सिद्धांत के आधार पर व्याख्या की थी। और रदरफोर्ड के अब क्यों व्याख्या करी क्यों थी, क्योंकि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या कुछ कमियां रह गई थी, और इन कमियों को दूर करने के लिए बोर ने, हमने कहा कितनी, 3 संकल्पनाएं या कहो 3 परिकल्पनाएं प्रस्तुत की थी। तो पहली में हमने अभी कहा था कि क्या, कि अगर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर हमने कहा था घूम रहा है, तो वह केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिसके लिए कोणीय संवेग का मान कितना होता है, NH/2 या हमने कहा था H/2 के पूर्ण गुणज हो। फिर हमने कहा कि यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा उसका m हो, तथा जिस पथ पर घूम रहा वह पथ की त्रिज्या r हो, और जिस वेग से घूम रहा वो वेग v हो, तब इसका कोणीय संवेग क्या होगा, m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन वेग v से r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूम रहा, तब इसका कोणीय संवेग mvr बराबर क्या होगा, NH/2। हमने कहा जहां n बराबर 1 2 3 है, यानी कि किस कक्षा में घूम रहा। फिर हमने क्या कहा था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षा में या कहो निश्चित कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का, हमने कहा था उत्सर्जन नहीं करते, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, लेकिन कहा था हमने कि इनके पास अभिकेंद्र त्वरण विद्यमान रहता है। क्या डियर रहता है, अभिकेंद्र त्वरण, जिससे नाभिक का स्टेबिलिटी क्या होता है, बना रहता है। फिर हमने कहा था परमाणु में कि किसी इलेक्ट्रॉन को क्या, कि जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा दी जाती, जब परमाणु को, भाई परमाणु है, परमाणु में क्या, नाभिक, नाभिक के चारों विभिन्न प्रकार की कक्षाएं, तो परमाणु को जब बाहर से, ये आपका है परमाणु, परमाणु को हमने कहा बाहर से हमने कितनी एच न्यू एनर्जी क्या की, प्रोवाइड कराई। तो अब इसमें से किसी कक्षा का कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस एनर्जी को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, और ग्रहण करके अपनी निश्चित कक्षा को छोड़ करके उच्च कक्षा में चला जाएगा, और 10⁻⁸ सेकंड वहां पर रुकेगा, और उसके बाद में फिर से निम्न कक्षा में वापस आ जाएगा। ठीक है, तो जब परमाणु को बाहर से क्या दी जाती है, ऊर्जा दी जाती है, तो उसका कोई भी इलेक्ट्रॉन, उसका किसका, परमाणु का कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा को क्या करता है, छोड़ करके कहां डियर चला जाता है, उच्च कक्षा में चला जाता है, लेकिन बहुत कम समय के लिए, यानी कि क्षीण समय के लिए, लगभग 10⁻⁸ सेकंड समय के लिए रुकता है, तथा उसके बाद निम्न कक्षा में क्या होता है, वापस आ जाता है। अब यदि इलेक्ट्रॉन की उच्च कक्षा में जो ऊर्जा है, हमने मान लिया वो E2 है, तथा निम्न कक्षा में ऊर्जा डियर क्या हो, E1 हो, तब एच न्यू बराबर अभी हमने दिखाया था कितना हो जाएगा, E2 माइनस E1 हो जाएगा। अब यहां से H जो है न्यू के गुणे में है, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो न्यू बराबर कितना हुआ, E2 माइनस E1 बटे क्या हो गया, प्लैंक कांस्टेंट H। क्या है, प्लैंक कांस्टेंट H, जिसका मान क्या होता है, 6.63 या कहो 6.6 गुणे 10⁻⁻34 होता है। न्यू यहां पर किसका काम करता है, न्यू आवृत्ति का काम करता है, और E2 और E1 क्या है, उच्च स्तर और निम्न स्तर की ऊर्जाएं हैं। ठीक है, अब तो बच्चों, अब आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।